मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक और हमारे साथ हैं कंटेनर्स। एग्जैक्टली सुबह आते हुए बहुत परेशानी हुई। जिस तरह से अक्सर औकात हम देख रहे होते हैं कि जगह जगह जो है वो कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही होती है और उसके बाद कहा जा रहा होता है कि नहीं हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके बाद ये मामलात सामने आते हैं कि ये दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है और जाहिर सी बात है उस लिहाज से अच्छा, अब इसमें ना अभी एक क्लैरिटी आनी बाकी है कि मैं कहा ये जरा, क्योंकि जमात इस्लामी ने जो एहतजाज की कॉल दी है बिजली की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक, तो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि फिर एहतजाज की जो कॉल दी गई जमात इस्लामी की तरफ से, तो इस्लामाबाद में जो धरने की उन्होंने बात की है, तो रेड जोन और अतराफ के इलाके वो सील कर दिए गए हैं। सरीना चौक, शार दस्तूर, यहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, सड़क बंद कर दी गई है और फैज़ाबाद के आसपास हमने यही देखा है। लेकिन एक्सपेक्ट लोग क्या कर रहे हैं कि शायद ये इसलिए कंटेनर्स लगाए गए हैं चूँकि पीटीआई ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई है। अच्छा, पीटीआई को बहरहाल अभी इजाज़त नहीं मिली है इस एहतजाज की, लेकिन कमिंग बैक टू जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी से मुताल्लिक जो हमने बात की कि जो उन्होंने एहतजाज करना है, तो उसमें इंतज़ामिया ने ये कहा है कि अगर इस्लामाबाद दाखिल होंगे तो आपको रोका जाएगा। लेकिन इसमें जमात इस्लामी ने कहा है कि अगर आपने रोका तो फिर ये तहरीक पूरे मुल्क में फैलेगी। वो ये भी कहते हैं धरना पुरअमन होगा, कोई गमला नहीं टूटेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो एहतजाज हम कर रहे हैं ये बिजली के भारी बिलों की वजह से जो आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है उसकी वजह से हम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग अपना जेवर बेच रहे हैं, बाइक बेच रहे हैं, बिल अदा कर रहे हैं। वो कहते हैं हम एक मुकदमा लड़ने आ रहे हैं इस्लामाबाद, और ये अवाम का मुकदमा है जो हम लड़ने आ रहे हैं। और जो बात उन्होंने की ना बिजली से मुताल्लिक कि महंगी बिजली है जिसकी वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं, तो बिजली तो और महंगी हो रही है। बिल्कुल जी, इम्कान जो है वो पैदा हो गया कि मज़ीद महंगी होगी। 2 रुपये 63 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी होने का इम्कान है। और CCPA ने नेपरा में नज़रसानी शुदा जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है और इजाफा जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। और इसकी समात होनी है 31 जुलाई को। नेपरा इसकी समात करेगा, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम देखें एहतजाज की बात करें तो पंजाब में भी और KB में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की कॉल दे दी है और गैर मुद्दत के लिए ये कॉल दी गई है। करोड़ों रुपए की अशिया की तरसीलात मुअत्तल हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि जो एक्सेल लोड है इस पर जो टैक्स की बात की गई है उसका फैसला वापस लिया जाए। तो लेट्स सी इस मामले को कैसे देखा जाता है। और उसके अलावा जो एहतजाज की हम बात पहले कर रहे थे, जो कि PTI की भी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की तरफ से भी है, फजल रहमान साहब की उसको हिमायत भी हासिल है। तो लेट्स सी के मामला किस तरफ जाते हैं, चूँकि जो PTI को एहतजाज की इजाज़त मिलनी है उसके लिए मामला कोर्ट में है। अब से कुछ देर बाद कोर्ट में समात होनी है और फिर कोर्ट से इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, मामला फिर सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, क्योंकि हम इस पर डिटेल से आगे चलकर बात भी करेंगे कि PTI आज क्या सोच रही है। और ऐसे में ज़रा बात हम करते हैं मौसम, एक्चुअल मौसम की। तो हमने सियासी मौसम की बात की थी। बिल्कुल जी, आप ज़रा असल वेदर की बात करते हैं कि क्या आज का मौसम रहेगा। सो जब तक हमारे पास नंबर्स आते हैं ना, मतलब कि कितना सेंटीग्रेड होगा, वैसे तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, जाहिर सी बात है वेदर, बट एट द सेम टाइम जो महकमे मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई की गई है वो यही है कि आज कम से कम इस्लामाबाद में 27, ज़्यादा से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, लाहौर में कम से कम 28, ज़्यादा से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में कम से कम 30, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में कम से कम 30, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में कम से कम 22, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सो ये जनाब आज का मौसम जो है वो ये होगा। और लेट्स सी आप अपना दिन जो है वो अकॉर्डिंगली प्लान करें। लेकिन कल का जो दिन था वो भी बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई। दिन में तो कम, लेकिन रात में बारिश बहुत हुई थी। हाँ। शाम और फिर रात बादल जमकर बरसे थे। अच्छा, इससे हुआ ये पंजाब में स्पेशली हम ये खबरें रिपोर्ट कर रहे थे कि बहुत से इलाके ऐसे जहाँ बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई और महकमे मौसमियात ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई भी की है। अच्छा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, जिस तरह हमने कहा भी कि कल शाम को और रात को बादल जमकर बरसे, तो अभी भी बादल हैं। अब लेट्स सी कि जुड़वा शहरों में आज क्या होता है, लेकिन कल जिस तरह की बारिश हुई गरज चमक के साथ और गर्मी का जोर खासा टूट गया, मौसम बेहतर हो गया है। अब लेट्स सी आज का दिन कैसा होता है। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं और आज हम बढ़ेंगे इंक्लूसिविटी की। जो हम अक्सर बात करते हैं ना कि इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, तो इसमें एक एग्जांपल आज सेट की है एक डॉल ने, एक बारबी डॉल ने।
बारबी की बात करेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि किस तरह से इससे पहले डाउन सिंड्रोम के हवाले से भी हम देख रहे थे कि किस तरह से उन्होंने नए कैरेक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए थे। सो इस मर्तबा की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो नाबीना डॉल होती है वो, और उसके साथ साथ डाउन सिंड्रोम के शिकार स्याह फाम बारबी डॉल जो है उसको मुतारिफ करवाया है। ये उन्होंने ऐलान किया है बेसिकली, लेकिन जो इसके इमेजेस हैं वो हमारे सामने आए हैं और एट द सेम टाइम लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। बिकॉज अगर जो आपने इंक्लूसिविटी की बात की है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा जो एक परफेक्ट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि परफेक्शन की डेफिनेशन हमने सेट कर दी होती है, जी ये रंग होना चाहिए, ये बाल होने चाहिए, ये जनाब इस शख्स को या इस चीज़ को जो है वो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सो अब उन्होंने इंक्लूसिविटी पे काम किया और उन्होंने कहा है कि जनाब ये हर तरह की, जिस तरह से कैरेक्टर्स, हर तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो उसी तरह से उन्होंने बारबी में भी जो है वो इंक्लूसिविटी ऐड कर दी। एग्जैक्टली, रंग कैसा है, बाल कैसे हैं, आप कैसे दिखते हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड एवरीथिंग इज प्रिटी, बेसिकली ये उनका एक पैगाम है कि इट शुड बी नॉर्मल, इट शुड बी नॉर्मल। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कुछ स्पेशल। हम, जाहिर सी बात है, ऑनेस्टली ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम ऐसी सोसाइटी में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल ग्लोबली भी हम देखें, हम परफेक्ट इमेज हम सेट कर देते हैं चीज़ों का। सो वो परफेक्शन जो होती है वो नॉर्मल ही होती है। मतलब जो आप ये बात कर रहे होते हैं ना कि ऑर्डिनरी चीज़ है, सो जो ऑर्डिनरी है वही परफेक्शन है और वही नॉर्मल है। एब्सोल्युटली। चलें आगे बढ़ते हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की बात करते हैं। उन्हें लगा है एक बड़ा झटका। एक दिन में 21 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद की रकम उन्होंने खो दी है। अच्छा, इससे काफ़ी कुछ हो सकता था एक मेरे जैसे बंदे का, या आप जैसे हम जैसे बहुत सारे बंदों को ऑब्वियसली। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या उनको फ़र्क पड़ा इससे? नहीं, उनको कहाँ इतना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस कमी से जो उनकी कंपनी है टेस्ला, उसके जो शेयर्स हैं उसकी कीमतों में 11% कमी आई है। अच्छा। तमाम इतने बड़े खसारे के बावजूद अब भी 241 अरब डॉलर्स के मालिक हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो मैं ही कहती हूँ उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो लेकिन जाहिर सी बात है, इतने पैसे जाए फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन रैंकिंग पे जाहिर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, जो दूसरे अमीर तरीन है जेफ बेजोस, उनकी दौलत में भी 5 अरब डॉलर्स की कमी आई है और उनकी दौलत इस वक्त 204 अरब डॉलर है। क्योंकि इससे पहले हम अक्सर ये खबरें शेयर करते हैं सबीन का, अच्छा जो अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त है उसमें एक तो नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और ज़्यादातर अमीर तर ही हो रहा होता है। हाँ। तो ये खबर थोड़ी डिफरेंट थी कि थोड़ी कमी आई है, लेकिन बार उनकी अमीर तर ही है फिर भी। हाँ, लेकिन रैंकिंग में फर्क भी नहीं पड़ा। रैंकिंग में फर्क ही नहीं आ रहा। बट समथिंग हैपेंड एक्चुअली कि उनकी थोड़ी सी कमी तो हुई है। ये तो होता रहता है, ये यही है ना कि हम देख रहे होते हैं अच्छा जी खसारा हुआ है, लेकिन अब कुछ अरसे के बाद हम खबर ये सुन रहे होंगे कि अच्छा जी अब इजाफा हो गया। सो वो अमीर इतना अमीर तर है कि उसको आप गरीब करने की कोशिश भी करें तो वो गरीब नहीं होता। सही बात है, सही बात है। चले आगे बढ़ते हैं। आज बर्थडे भी है हमारे सदर पाकिस्तान की, तो हम उनको विश भी करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, आज उनकी 69वीं सालगिरह है और इस सिलसिले में मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम जो तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, सालगिरह के केक काटे जाएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए सेहत की, तंदुरुस्ती की और दराजी उम्र की दुआएं मांगी जाएंगी। पार्टी की तरफ से उनको ज़रा विश भी किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी, अगर उनकी हम बात करें, वैसे तो इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको दिखाया वो तो थोड़ा सी मुश्किलात का उनका वक्त था। सितंबर 2013 तक वो पाकिस्तान के सदर भी रहे और 26 जुलाई 1955 पैदा हुए। मारूफ सियासतदान हाकिम अली जरदारी मरहूम के फ़र्जंद हैं और आसिफ अली जरदारी दिसंबर 1987 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। साल 1988 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बरसर इक़्तिदार आने के बाद आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुंतकिल हुए, जहाँ से उनके सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ। अच्छा, यहाँ पर ज़रा रुकते भी हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम अक्सर बात करते हैं फ़र्स्ट लेडी की, तो चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब की तो वाइफ प्राइम मिनिस्टर थी, तो फर्स्ट मैन ये भी एक एजाज़ है उनके पास कि उस वक्त वो थे। अच्छा, 1990 जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ख़त्म हुई, यानी बरतरफ हुई, और इलेक्शन में रुकने कौमी असम्बली फिर आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब हुए और 1993 में निगरां वज़ीर-ए-आज़म बलख्शेर मज़ारी की काबीना में वज़ीर रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में रुकने कौमी असम्बली और वज़ीर माहौलियात रहे और 1997 से 1999 तक सेनेट के रुकन रहे। आज सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बर्थडे है, तो हमारी तरफ से भी, हम न्यूज़ की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके लिए एक टर्म बहुत यूज़ होती है, मफाहमत के बादशाह। अक्सर ये देखा भी गया कि जब
पॉलिटिकल टर्मोइल में हाँ। जब हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एट उनका एक जादू जो है वो हम है। देख रहे होते हैं कि वो चल अब जाता क्यों नहीं है। चल रहा वैसे? चलाना नहीं चाह रहे होंगे, इस वजह से नहीं या चल रहा होगा ना, कोशिश कर रहे मफाहमत होंगे के भी। बादशाह जो, लेकिन वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं हमने। लेकिन आज बर्थडे पे ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए वो ज़रूर ये अहद करें कि वो मफाहमत के जो बादशाह के लक़ब से वो मशहूर हैं, मफाहमत के लिहाज से अपना रोल ज़रूर प्ले करेंगे, सो दैट स्टेबिलिटी मुल्क में आएगी और उससे जो है मुल्क की मईशत उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा। और वो मुल्क के सदर हैं, वो पार्टी को थोड़ा साइड पे रख कर एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। तो इसीलिए हमने भी रिक्वेस्ट की बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सो ऑब्वियसली पाकिस्तान के बारे में ज़रूर सोचें और स्टेबिलिटी के लिए काम करें। बिल्कुल ऐसा है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें शामिल करते हैं। दीगर मुल्कों से जो कुछ खबरें हम तक पहुंचती हैं और हम चाहते हैं कि वो खबरें आप तक हम पहुंचाएं, तो ऐसे में अगर हम मुनशियात की, ड्रग्स की बात करें तो उसके इस्तेमाल में आप सब जानते हैं कि दुनिया का नंबर 1 शहर है रियो डी जनेरो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वहाँ की शार्क भी नशे की आदी है, वो भी एडिक्टेड है। सैलिस समंदर के करीब पाए जाने वाली 13 शार्क्स, इनमें कोकेन पाई गई है। और इस तहकीक में अनोखा इंकशाफ हुआ कि माहिरीन के मुताबिक शार्क्स स्मगलरों की जानिब से पकड़े जाने के डर से फेंकी जाने वाली मुनशियात निगल लेती हैं। तो आई डोंट नो वैसे वो क्यों निकल लेते हैं, कुछ और खा पी लिया करें, वाई ड्रग्स। अच्छा, लेकिन देखें ये कितनी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस सबके पास आ गया है कि किस तरह से मंशियात की एडिक्शन हो जाती है अगर रोज़मर्रा की बुनियाद पर उसको कंट्रोल ना किया जाए, वो चाहे फिर कोई भी हो। सो वही लिहाज से जो देखे ये जो खबर सामने आई है, एक तो ये कि ये करने वाले भी हम हैं, स्पॉइल करने वाले क्योंकि फेंकी जाती है और वो ज़ाहिर है इसकी आदी हो जाती हैं। सो ये कितनी, अब ये रिसर्च भी आई है कि नुकसानदेह कितनी हुई है। बिल्कुल नुकसानदेह होती है, नुकसानदेह होती है। ज़ाहिर है आप देखें ना कि आपकी समुद्री हयात किस हद तक मुतासर इससे हो रही है। चलें आगे बढ़ते हैं, बात ग़ज़ा की करते हैं। ग़ज़ा लहू लहू, जहाँ पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,175 हो चुकी है। इसराइली फोर्सेस की ग़ज़ा में शेलिंग, ख़ातीन और बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। यानी मज़ीद जो शहदा की तादाद है उससे बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। और इसराइली फौज है उन्होंने खान यूनस में ज़ख्मी शख्स को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। उसकी फुटेज आपको हम दिखा भी रहे हैं। ये तो एक फुटेज हमारे सामने है और जो इतने अरसे से यही मामला हम देख रहे हैं और इस तरह की और जो फुटेजेस हैं वो यकीनन हम आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि किस तरह से फ़लस्तीनियों पर तारीख़ी मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे में ज़ाहिर है लोग दुनिया भर में देखें तो वो आवाज़ उठाते दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो मज़ालिम किए जा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, इसकी वजह से इसराइल की मुखालफत भी हम देख रहे हैं कि वो बढ़ती जा रही है। एक मुजाहिरा, एक प्रोटेस्ट जो हमने देखी वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दौरे अमरीका के दौरान भी देखा गया। अच्छा, नेतन्याहू अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के लिए गए, लेकिन उससे कबल जो है मुजाहिरीन ने वाइट हाउस के सामने एहतजाज करना शुरू कर दिया और सुर्ख रंग का मिला पानी बहाना शुरू कर दिया। इसका मकसद इसराइल के हाथों मासूम फ़लस्तीनियों के बहने वाले खून की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाना था। तो ये एक प्रोटेस्ट था जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो कि दिया गया है कि जहाँ पर भी इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर जाएगा वहीं पर इस तरह की प्रोटेस्ट हमें नज़र आएगी। और इसके अलावा भी हमने देखा कि किस तरह से सिलसिला जारी है और लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि जुल्म जो है ना वो देख सब रहे हैं। उसका कोई भी हम देखें कि कहीं पर उसकी तफरीक हमें नज़र नहीं आती कि अच्छा जी मज़हब ऐसा है तो रंग ऐसा है तो ज़ात ऐसी है जी, नस्ल ऐसा है। नहीं, जुल्म है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम सब का फ़र्ज़ है। बिल्कुल। अच्छा, ग़ज़ा की चूँकि हम इससे पहले बात कर रहे हैं सबीन, तो एक फ़लस्तीनी मालिज है जिससे मुतालिक बहुत बात हो रही है, कैसे वो जंग में माजूर होने वाले मासूम फ़लस्तीनियों के लिए मसीहा साबित हो गया है। ये जो मौलिज हैं सलाह अहलमी, इन्होंने इसराइली बमबारी में टांग से महरूम होने वाले अफराद के लिए प्लम्बिंग पाइप से मसनूई आज़ा तैयार करना शुरू कर दिए हैं। ये जो मसनूई आज़ा हैं ये लकड़ी, सूरज के पाइप्स, रुई और जो ग्लू है उसका इस्तेमाल करके बनाए जा रहे हैं। और जंग में जो बेशतर शहरी हैं, बच्चे हैं इसमें, जो अपनी टांग से, अपने बाजू से, अपने हाथ से महरूम हुए हैं, तो कैसे साले हलमी अब उनके लिए उम्मीद की किरण साबित हो रहे हैं और कैसे उनके लिए ये जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं ये तैयार कर रहे हैं और उन तक पहुंचा रहे हैं। चलें, ये तो हमने बात की जो इस वक्त वहाँ के मज़ालिम और वहाँ पर जो इम्पैक्ट है उसका, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर फिर भी उम्मीद की किरण कोई साबित होता है उससे मुतालिक हम बात करें। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, बिलखुसूस जो एहतजाज की कॉल दी गई है पर्टिकुलरली फ्राम PTI, जिसको अभी इजाज़त नहीं मिली, दफ़ा 144 का नफाज है, उस पर हम बात करेंगे। तैमूर सलीम झगड़ा से, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया और उनके नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन का इस फैसले पर इबाम ताहाल बरकरार है कि उसे दूर करने के लिए अदालत से रुजू करने का भी फैसला कर लिया है। और दूसरी जानिब PTI ने सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आज मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान किया है और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कौम नए इंतखाबात की तैयारी कर रही है। उन्होंने बानी PTI का एक मैसेज है जो कल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि नए इलेक्शन से मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान चकज़ई उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया है, जिसे JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब की हिमायत हासिल है। इस एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। इसी पर बात करेंगे PTI क्या सोच रही है और PTI क्या कर रही है। PTI के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा सब साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले इसी एहतजाज से मुताल्लिक हम आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, चूँकि अभी इजाज़त का इबाम बाकी है। चूँकि पहले इजाज़त आई, वो फिर सुना ये कि इजाज़त नहीं मिली, फिर वो मामला कोर्ट में गया, फिर नोटिस हो गए और आज समाअत भी होनी है। तो अभी की क्या स्ट्रैटेजी है PTI की? देखिए, हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और उसकी काफी सारे वजूहात। अगर आपके हल्के में आपका वोट नहीं गिना गया, अगर आपके ख्याल में इस मुल्क में जो हो रहा है गलत हो रहा है, अगर आपके ख्याल में ये जो बजट था और एक अनरिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आप पे तो महंगाई और टैक्सेस का बोझ डाल रही है और खुद को जो है वो मराद दे रही है, अगर आपके ख्याल में रात के 3-4 बजे पुलिस को जिसकी मर्जी घर में जाए उसे उठाए, उसे प्रेजेंट करे उसकी मर्जी, उसे ना प्रेजेंट करे उसकी मर्जी, अगर आपके ख्याल में जैसे ही आप तनकीद करें तो फायर वॉल्स या फाइबर वॉल्स या जो भी उसे कहते हैं वो लगना शुरू हो जाए, तो ऐसे मुल्क में कोई रहना चाहता है? तो मेरे ख्याल में अगर पुरअमन एहतजाज करने का हक भी किसी को नहीं है तो फिर तो ये साबित करता है कि ये हुकूमत कितनी डरी हुई है। देखते हैं, इंशाअल्लाह एहतजाज तो होगा और जो कंटिन्यूसली हुकूमत का रवैया होता है वो यही साबित करता है कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे फैशिस्ट हुकूमत। तैमूर साहब, लेकिन क्या इजाज़त की ज़रूरत नहीं है? एहतजाज तो होगा, पुरअमन एहतजाज आपका हक भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इजाज़त की भी तो ज़रूरत है कि इजाज़त हो कि दफ़ा 144 नाफिज है। और इस वक्त की जो सूरत हाल इस्लामाबाद की जो हम बता रहे हैं, क्योंकि मैं खुद रास्ते से जब गुजर के आई हूँ तो मैंने सिचुएशन देखी, जगह जगह कंटेनर्स, वो सारे मामलात हमारे सामने। तो दोबारा से अमन की बात करने के बजाय फिर ये तो वही वाली बात होगी कि नहीं, आप मना कर रहे हैं लेकिन हम तो करके दिखाएंगे। नहीं, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वैसे मेरे ख्याल में इस मुल्क में फिलहाल जिस तरीके से ये बजट पेश हुआ है, टैक्स जो है वो सांस लेने के लिए भी लगता है कि आगे इजाजत की जरूरत पड़ेगी और शायद कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। ये बात दुरुस्त है। जो हालात हैं, जो मौशी हालात हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है तैमूर साहब के, मुश्किल तरीन हालात हैं। लेकिन बुनियादी सवाल फिर भी वही कि चूँकि दफ़ा 144 का नफाज मामला भी कोर्ट में है, ज़रात समाअत तो नहीं है, हो सकता है इजाज़त मिल भी जाए और ज़ाहिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो एक जो ड्यू प्रोसेस है ज़ाहिर है वो तो बहरहाल फुलफिल करना है ना। देखिए, ये मुझे बता दें, पिछले 15-16 महीनों में ये महज इत्तेफाक है कि जिस दिन PTI स्ट्राइक करती है, दफा 144 लग जाती है, कोर्ट से इजाजत भी मिल जाती है जैसे तरनौल के जलसे में, तो तब भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। अच्छा, कितना खौफ है 1000-2000 लोगों के निकलने से? अच्छा, 2000 लोगों ने निकलना है। 1000-2000 लोग निकलेंगे। जितने भी लोग निकलेंगे, आप जो है, हमने पेशावर में तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, हर हल्के में जो है वो अपना जो है वो खुद एहतजाज होगा। तो मैं यही कह रहा हूं, जब आप एक प्रेशर कुकर में प्रेशर को रिलीज नहीं होते ना, तो नुकसान वहां पे होता है। मुल्क के मूड का जो भी अवाम के दरमियान गया है उसको पता है। तो अभी आज के प्रोटेस्ट का फायदा क्या होगा? क्योंकि जाहिर है हम मुल्की मुफाद की बात कर रहे हैं, आप भी महंगाई की बात कर रहे हैं, टैक्सेस की बात कर रहे हैं, अवाम के मसाइल भी वही हैं, लेकिन आज जो सिचुएशन है इस वक्त, इस प्रोटेस्ट का फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या?
इस प्रोटेस्ट का नहीं, इस पूरी मूवमेंट का ये फायदा होगा कि जो आइन सपोजिटली आपको और मुझे गवर्न करता है कि मुल्क उसके तहत चले। वरना तो जो जैसे कल लाहौर हाई कोर्ट में हुआ कि प्रोसिक्यूशन जो है वो इमरान खान के खिलाफ सपोजिड उनके बयानियों पे उनकी रिमांड मांग रही है जी। और जज साहब ने कहा कि बयानिया नहीं, जुर्म साबित करें। देखिए, ऐसे मुल्क, जब मुल्क ऐसे हालात को पहुंच जाते हैं जहां पे आज पाकिस्तान है, तो फिर वहां पे जो है जब डिसेंट खत्म हो जाती है, जब इतराज पे या प्रोटेस्ट पे क्रैकडाउन होता है, अंजाम अच्छा नहीं होता। ठीक, हुकूमत को नजरसानी करनी पड़ेगी और सिर्फ इसलिए कि वो 17 सीटों की हुकूमत पे बैठे हैं, या तो इसको उनको उस वक्त सोचना चाहिए था कि व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर, या फिर ये उन्हें जो है वो फैक्टर इन करना है कि नाजायज हुकूमत के खिलाफ और प्रोटेस्ट होना चाहिए। यानी ये तय है, इजाजत मिले ना मिले आज एहतजाज होगा पीटीआई की तरफ से। जी, इतराज प्रोटेस्ट तो होगा। ठीक, ठीक अच्छा, और ऐसे ये हाँ, करेंगे कि कहां पे हुकूमत जो है वो इतना डरती है कि आज भी कानून वो तोड़ेगी। अच्छा, And I ताहिर साहब, hope the courts intervene और वजह शायद ये भी नहीं है कि जिस तरह जीएचक्यू पर के बाहर जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई, लेकिन उसके बाद जो है वो क्राउड कंट्रोल नहीं हो सका और उसके बाद इंतशार हुआ जो कि हम सब ने देखा। सो शायद डर की एक वजह ये भी तो है ना कि कॉल दे दी जाती है आप लोगों की तरफ से, उसके बाद जो है जब इंतशार की सूरत हाल पैदा होती है तो आप लोग उस तरह से क्राउड कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। ये खदशात भी तो वहीं पर मौजूद है ना। इस मुल्क में बहुत सी गलतियां हुई है, हर इदारे ने की है, उसके बाद हम पूरे मुल्क को तो जो है वो खत्म कर नहीं देते ना। अब मिसाल के तौर पे आप ले लें यही एग्जांपल, ये एग्जांपल जो है हमारे मुकाबले में बड़ी छोटी पार्टी है, लेकिन टिपिकली वाकई जो है वो उनके एक्शन से पता चलता है कि वो थोड़ी ज्यादा जो है वो आम टीएलपी का जो एहतजाज हुआ था हमारे दौर में, जिसमें लाहौर में लॉस ऑफ लाइफ हुई थी, तो मैंने ये तो नहीं देखा कि जो है वो स्टेट ने टीएलपी को अभी एहतजाज करने से जो है वो बंद कर दिया, हालांकि हफ्ते 10 दिन के लिए पूरा इस्लामाबाद बंद। अच्छा, ठीक, लेट्स बी फ्रैंक, ठीक नहीं, अपनी पॉलिटिकल पोजीशन कहने के लिए बार-बार कह रही है ना। एहतजाज जो आज होने जा रहा है हुकूमत के खिलाफ, ये जो कि कल जिस तरह उमर अयूब साहब ने बात भी की कि ये हुकूमत चाहती है कि फौज और पीटीआई आमने सामने हो, आप लोग तो नहीं चाहते ऐसा, तो ऐसे में फिर एहतजाज बहरहाल ये साबित है, ये बात तय है कि ये एहतजाज हुकूमत के खिलाफ है। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पीएमएलएन ये चाहती है और उसने हर कोशिश की। दोबारा से एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। जब डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्ब इस्तेकाम को गलत फ्रेम किया गया। अब ये मुझे बता दें, गलत फ्रेम किसने किया? 2 लोगों ने ही कहा था कि ये काइनेटिक ऑपरेशन है ना, शायद ना एली में कहा, एक अता तारड़ ने कहा था, एक ख्वाजा आसिफ ने कहा था जो इत्तेफाकन डिफेंस मिनिस्टर है, और ये कहा था कि अली अमीन जो है वो वहां पे ऑपरेशन को मान गए थे, बाद में चुप हो गए थे। अब इट टर्न्स आउट कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद पता चलता है कि ना ये नया ऑपरेशन है, ना ये काइनेटिक ऑपरेशन है, ये छोटे ऑपरेशंस तो हर रोज 24/7 जारी। ठीक है, और पीटीआई को कोई इतराज नहीं है अब इस पे? हाँ, नहीं, हमने जो है वो टेररिज्म के खिलाफ तो लड़ना, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट किसने किया? ठीक है, पॉइंट आपका आगे कि आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं तारड़ साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्सप्लॉइट किया। आज के एहतजाज में मौलाना फजल रहमान किस हद तक आप लोगों के साथ हैं? इसके बारे में मुझे पर्सनली जो है वो नहीं पता। आई जस्ट होप, मेरी उम्मीद है कि हर जो जमहूरी कुव्वत हो, अभी तो साबित हो गया कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी फ्रैंकली नहीं है। पीपल्स पार्टी में कुछ आवाजें हैं, लेकिन फिर जरदारी साहब की चलती है। हर जो जमहूरी कुव्वत है
कि वो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी हो। ठीक, एक और बात बस उसका जवाब दे दीजिएगा, चूंकि फयाज हुसैन चौहान साहब एक इल्ज़ाम आयद करते आए हैं पार्टी छोड़ने के बाद। वो कहते हैं कि एक जूम मीटिंग हुई थी, उसमें आप भी थे। वो कहते हैं कि उसमें एहतजाज की बात हुई थी और मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ एहतजाज की बात हुई थी, मदरसों के बाहर एहतजाज की बात हुई थी और उससे एनार्की का एक माहौल नज़र आ रहा था। क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई थी? पीटीआई एहतजाज करने वाली थी मदरसों के बाहर, ऐसा कोई मामला था? बड़ा मुझे क्लियरली वो वाकया याद है। खान साहब जब 9 मई के बाद निकले, जूम मीटिंग हुई, उसमें बताया गया कि मौलाना साहब जो हैं, अगर आपको याद है, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो एहतजाज करेंगे और आपको याद है कि उनके लिए वो जो है वो रेड जोन की सारे दरवाजे खुले। खान साहब ने ये जरूर कहा कि फिर हमें JUI के ऑफिसेस के सामने एतराज करना चाहिए, और उसके बाद ये भी हुआ कि मैंने और आतिफ खान ने खान साहब को कहा कि इस माहौल में ये जो है वो रिस्की है और गलत है, क्योंकि आमना सामना दो पॉलिटिकल फोर्सेस का नहीं होना चाहिए, और ये भी हकीकत है कि फिर इमरान को ये एहतजाज नहीं करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैमूर मुस्लिम झगड़ा साहब साथ से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, वो है कि अब 126 ममालिक के जो शहरी हैं उनको पाकिस्तान में ऑनलाइन और मुफ्त वीज़ा मिल सकता है। यानी पहले जो वीज़ा मिल रहा था उसकी एक फ़ीस पे करनी पड़ती थी और उसमें एक टाइम ड्यूरेशन लगती थी, लेकिन अभी एक उसको बहुत कम कर दिया है और वीज़ा फ्री कर दिया है। अर्जेंटीन भी है उसमें, ब्राज़ील भी है उसमें, जर्मनी भी है उसमें, ऑस्ट्रिया भी है उसमें, कुवैत भी है उसमें, बहुत सारे ममालिक हैं। मैं लिस्ट देख रहा था, पूरी एक लंबी लिस्ट है। अब ऐसे में अगर 24 घंटों के अंदर अंदर उन्हें, अच्छा नॉट जस्ट टूरिस्ट वीज़ा, बल्कि अगर वो कारोबार भी करना चाहते हैं तो उनको वीज़ा मिल सकता है। अच्छा, कुछ मुल्कों के लिए वो 1 मंथ की ड्यूरेशन है, कुछ के लिए 3 मंथ्स की है, वो डिफरेंट रखा हुआ है इसको। तो ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग है इसको आसान किया गया है ताकि जो इस नई पॉलिसी के तहत मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी भी आ सके। बिल्कुल, ये बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया गया है, और वो स्टेप इस तरह से भी अच्छा है कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा इसके थ्रू, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है। जब आप आसानी कर देंगे कि लोग आएँ और इस खूबसूरती को देखें, तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट, काफ़ी बहुत सारे स्पॉट्स हैं यहाँ पर जो कि टूरिस्ट स्पॉट्स बन सकते हैं, तो वहाँ पर लोग जो है वो आ सकते हैं। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन PTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर आफ्ताबुर रहमान राना साहब साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किसी में जिस तरह हम देखते हैं, स्पेशली एक कैंपेन सलाम पाकिस्तान पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि आप लोग उस पर काम कर रहे हैं, कितना अच्छा इम्पैक्ट आना शुरू हुआ उसका, और जो PM ने कहा कि 126 ममालिक, वीज़ा प्रोसेसिंग आसान, इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा? देखिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट। पहली बात तो ये कि किसी भी मुल्क में जहाँ पे हम टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हों तो उसके टूरिस्ट फ्रेंडली होने का पता उसकी वीज़ा पॉलिसी से लगता है। तो अगर आपकी वीज़ा ओपननेस है, यू आर वेलकमिंग फॉर द फॉरेन टूरिस्ट, तो इससे लगता है कि भाई वाकई आप इंटरेस्टेड हैं टूरिज़म को प्रमोट करने में। तो ये जो गवर्नमेंट ने इकदाम किया है कि 126 मुल्कों के जो टूरिस्ट हैं और बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो बग़ैर फ़ीस के वीज़ा ले सकेंगे और उनका वीज़ा प्रोसेसिंग 24 आवर्स के अंदर किया जाएगा। तो इससे एक बहुत ही खुशाइंद स्टेप जो है वो सामने आता है कि भाई हम रेडी हैं टूरिज्म को रिसीव करने के लिए। अच्छा, और ख़ास तौर पे इसके आने से बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को ज़ाहिर है, ऑब्वियसली हम वही कह रहे हैं कि स्टेप बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में जो कि आपको लगता है कि अब इस हद तक डेवलप हो चुकी हैं कि ज़ाहिर है जब फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आए तो वो सारी सहूलियात यहाँ पर अवेल कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर? बिल्कुल, देखें जो सेगमेंट अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को एक एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखते हैं। तो हालिया सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, स्कर्दू और हुंजा जो हैं वो टॉप ऑफ द लाइन डेस्टिनेशन माने जाते हैं दुनिया भर में, और हुकूमत ने कोशिश भी किया है कि उसकी एक्सेस को बेहतर किया जाए। पहले स्कर्दू सिर्फ इस्लामाबाद से आप जा सकते थे जहाज़ पे, अभी लाहौर से, कराची से भी फ़्लाइट है और दुबई से भी फ़्लाइट है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हो सकता है चाइना के साथ या और मुल्कों के साथ भी स्कर्दू एयरपोर्ट को जोड़ दिया जाए। तो बड़ी तादाद में एक एक्सेस का जो इशू है वो हल हो जाता है। रोड्स का नेटवर्क काफ़ी हद तक पहले से बेहतर हुआ है CPAC के बनने से। आपने देखा स्वात हाईवे की वजह से स्वात के एरियाज़ में एक्सेस आसान हुई है।
हज़ारा एक्सप्रेस की वजह से जो कागान वैली और कश्मीर के इलाके हैं, और जीबी का सफ़र भी कम हुआ है, और कुछ नए रोड बनने जा रहे हैं जिनके मंसूबे भी अप्रूव हुए हैं, जैसे कि बाबूसर पास के टनल का, एक स्कर्दू से कश्मीर के रास्ते नए रोड का, जो कि स्कर्दू से आने वाले लोगों के ट्रैवल वो नीलम वैली कनेक्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, जो एक पहाड़ है बीच में बस। हाँ एग्जैक्टली, वो टनल, वहाँ पे भी टनल बनेगी। ओके। फिर इसी तरह आपका दीर का और चित्राल का जो प्रोजेक्ट है रोड का, इस वक्त आपका गिलगित और शंदूर का रोड बन ये रहा है। चित्राल तो ऑलरेडी टनल से कनेक्टेड है ना। हाँ, और ये एक्सेस इज़ द मेन थिंग। जब तक आप आसानी से पहुंच जाएं, अभी क्योंकि काम हो रहे हैं, थोड़ी दुश्वारी भी है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएंगे रोड्स के प्रोजेक्ट, तो लोगों को पहुंचने में बड़ी आसानी हो लेकिन जाएगी। इसमें एक दिक्कत भी है, जैसे इस साल स्पेशली हमने देखा इन स्पेसिफिकली नीलम वैली, रत्ती गली और आसपास के इलाकों में कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हादसा हुए हैं, जीप गिरने के बहुत सारे वाकयात इस साल ज़्यादा हुए हैं। बिल्कुल, क्यों? हाँ बिल्कुल, ये खास तौर पे एक तो ऐसे इलाकों में आया है जहाँ पे रोड्स बड़े फ्रेजाइल हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल जैसे रत्ती गली का ट्रैक है, वो पहले तो पैदल ट्रैक होता था, ये घोड़ों का ट्रैक था, उसको लोगों ने मिल मिला के जीप का ट्रैक बना दिया। अच्छा। हालांकि वो भी इस काबिल है नहीं, उस पर लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है, बर्फ़ पड़ती है, वो नीचे ड्रिफ्ट करती है। तो आई होप कश्मीर का जो गवर्नमेंट है वो उसको अप्रूव करके एक नया प्रोजेक्ट उसको बेहतर करने के लिए अभी उन्होंने शुरू किया। इसी तरह ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुई हैं उसकी वजह से आपने देखा होगा इस बार लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहा है, KKH के ऊपर भी, कागान वैली में भी, दीगर इलाकों में भी। तो हमारे भी जो लोग टूरिस्ट जाते हैं वो इतनी केयर भी नहीं करते, उनको पता नहीं होता वहाँ के हालात क्या हैं। तो थोड़ी सी भी जो गलती है वो खतरे का बायस बन सकती है। और स्पेशली हम देख रहे होते हैं गाड़ियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, और कुछ ऐसे वाकयात भी हैं कि ओवरलोडेड होती हैं जीप और गाड़ियाँ सारी। तो गाड़ी का अच्छा होना, ड्राइवर का अच्छा होना और रास्ते का ठीक होना, सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करना, ये बड़ा ज़रूरी है पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो अभी हमने इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल कैंपेन भी शुरू किया है कि लोगों को मोटिवेट करें। हाँ। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें एक बहुत फीडबैक आ रहा था कि जी जो हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ा है इन इलाकों में, तो उनके वहाँ जाने से एक तो वहाँ के कुदरती माहौल पे बुरे असरात हो रहे हैं कि लोग गंदगी फेंकते हैं, लिटरिंग करते हैं। दूसरा, वहाँ के कल्चर की परवाह नहीं करते। सब पहाड़ी इलाके एक जैसे नहीं हैं, कहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं, वहाँ पे बहुत लिबरल किस्म के लोग भी हैं, और अलग अलग कम्युनिटी का अपना रख रखाव है। तो जब बड़ी तादाद में लोग उन इलाकों में जाते हैं तो उनका रहन सहन भी डिस्टर्ब होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जब आप जाएं, आपके वहाँ जाने का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है उन लोगों की ज़िंदगी पे, जो उनके लिए बेहतरी पैदा करता है, क्योंकि उनके पास रोज़गार के मौके हैं नहीं। तो इसी को लेके हमने कैंपेन डेवलप किया है कि आप किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन इलाकों में जाएं कि आपके जाने के जो मुस्बत असरात हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदे उन लोगों को। अच्छा, जो रहन सहन वाला पॉइंट आपने किया है, इस पे किस किस्म के इकदाम लिए जाएंगे? इसको देखिए, ये तो पहली बात तो ये है कि कल्चर डिफरेंस है, वो पता है, वो लिबास का डिफरेंस भी हो सकता है। हाँ। वो हर तरह का एक तरह से कल्चर डिफरेंस तो हम एड्रेस कर रहे हैं, बट हाँ। इकदामात स्पेसिफिकली क्या पाबंदी आयद की जाएगी कुछ चीज़ों पे, या फिर कुछ चीज़ें स्पेसिफिक कर दी जाएंगी? देखिए, पहला स्टेप तो यह है कि अवेयरनेस, कि लोगों को खुद ये एहसास करना चाहिए कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करें उस कल्चर की। फिर जाहिर है वहाँ की अथॉरिटीज़ को भी ऐसे इकदामात लेना पड़ेंगे कि वो जो लोगों को अगर जो वैसे खुद अवेयरनेस नहीं अपने अंदर पैदा करता तो उसको फिर रोका जा सके। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों चीज़ों पे काम हो रहा है। कुछ इलाकों में बाकायदा टूरिस्ट पुलिस बना दी गई है, बिल्कुल, कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी और KP के भी चंद इलाकों में भी। उनका काम ये है कि वो टूरिस्ट के सारे मामले को रेगुलेट करें, फैसिलिटेट करें। सर, ये अब देखा जाएगा क्योंकि हम जिस तरह से टूरिज्म की बात भी कर रहे हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट जब आएंगे तो जाहिर सी बात है ये भी देखना पड़ेगा कि इकदाम किस तरह से उनके ऊपर आप लोग लागू करवाते हैं। अच्छा, वैसे थोड़ा सा बताएं मुझे, इंटरनेशनल टूरिस्ट की जब हम बात करें, हमने इतनी मार्केटिंग भी की है पाकिस्तान की, इस साल कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, और दूसरा स्पेशली इन समर वेकेशंस में डोमेस्टिक टूरिज्म में क्या स्टैट्स हमारे पास हैं? हमारे यहाँ जो ओवरऑल जो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर अराइवल है वो तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर गया है, जो तकरीबन पिछले 2-3 सालों में 24,000 के ऊपर था। तो बहुत तेज़ी से वो उसमें बेहतरी आई है। इस साल भी इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारे एडवेंचर एक्सपीडिशंस आए हुए हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, कोपेमाई कर रहे हैं। अभी K2 के ऊपर टीम्स गई हुई हैं, हमारी अपनी खवातीन की टीम भी गई हुई है। और पैराग्लाइडिंग का एक एक्सपीडिशन पोलैंड से आया हुआ है, वो पहली दफ़ा एक पैराग्लाइडर उस एरिया में कर रहा है। वो काफ़ी प्रमोशन पाकिस्तान की उस वजह से हो रही है। तो फॉरेन टूरिस्ट इस वक्त हमारे नॉर्दर्न एरिया में काफ़ी बड़ी तादाद में सैर व सियाहत के लिए गया हुआ है। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि जो हमारे ये फॉर ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ से कल्चरल हेरिटेज के लिए भी काफ़ी लोग आना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो बुद्धिस्ट हेरिटेज, हमारा गंधारा तहजीब का,
ख़ास तौर पे थाईलैंड से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, कोरिया से, वियतनाम से काफ़ी ग्रुप्स जो हैं उन्होंने भी आना शुरू कर दिया है। तो ये सेगमेंट्स ज़्यादा फॉरेन टूरिज़म का हमारा, यूरोप से ज़्यादा लोग एडवेंचर के लिए आ रहे हैं, यूरोपीय मुल्कों से और यहाँ से। और यही हमारी आने वाले सालों में हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या जो हमारा सूफीज़म है, या हमारा जो सिख हेरिटेज है, इसके लिए भी अभी हम सूबों के साथ मिलकर कुछ टूरिज्म पे भी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी, उसके लिए भी वीज़ा में नरमी पैदा की गई है और की गई, और इसकी हमें नज़र भी आएगा इसका इम्पैक्ट होता है। आप बड़ा वक्त मुख्तसर था, लेकिन PDDC किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं, कैसे कैंपेन कर रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छा पॉइंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ जाए वहाँ का ख्याल रखें, वहाँ पे गंदगी भी ना फैलाएं, और वहाँ का जो कल्चर है, जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करें। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप के लिए तैयार है, तैयारियां मुकम्मल हैं। कल हमारी टीम जा रही है नॉर्वे, शाम को होगी ओपनिंग सेरेमनी, और उसके बाद 28 को होगा पहला मैच। और इससे पहले की जो तैयारियां हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 से 25 जुलाई तक आखिरी ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया था और खूब ट्रेनिंग कराई गई है, और अब बड़े मुकाबले के लिए इनको तैयार किया गया है। अच्छा, मैं जब स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करता हूँ, इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो एक प्रोजेक्ट है मैदान, जिसके तहत जो है इनको पिक किया जाता है मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से, इनको ट्रेन किया जाता है, फिर वो टीम में खेलते हैं। और अच्छा, उसमें आप सक्सेस देखिए कि इसी स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल की जब हम बात करते हैं, उसमें 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के नेशनल फुटबॉल टीम में पहुंच चुके हैं। तो ये वाकई एक सक्सेस है कि कैसे पाकिस्तान के नेशनल फुटबॉल टीम में इन्होंने प्लेयर्स दिए हैं। तो आज हम कुछ प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कल जा रहे हैं इस इवेंट के लिए, और इस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट हेड हैं रेहान साहब, वो भी साथ मौजूद हैं। रेहान तार से वेलकम करते हैं आपको भी, आपके साथ मौजूद हैं भक्कर से हैं उबैदुल्ला, मोहम्मद उसामा आपका ताल्लुक है टांग से, मोहम्मद ईसा है बन्नू से, मोहम्मद खान है नॉर्थ वजीरिस्तान मिरान शाह से, और हमजा है मलाकंड से। अच्छा, ज़्यादा KP से हैं, तो मैं पूछूंगा अभी रेहान साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ कि ज़्यादा टारगेट आपका KP है या ज़्यादा आपको प्लेयर्स वहाँ से मिलते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, हम टीवी का हमेशा हमारे इस काम को पज़िराई देने का। देखिए, जो टैलेंट होगा उसको ढूंढ के निकालना हमारा काम है। सही है। और पाकिस्तान की इन दूर दराज संगलाक पहाड़ों की सरजमीन में जो टैलेंट है वो इतना छुपा हुआ है कि आपको जितना टैलेंट आप ढूंढे उतना कम है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की कमी है। हमारे पास इस स्क्वाड में फैसलाबाद, लियारी, इसके अलावा साउथ पंजाब, दीगर इलाकों से बच्चे शामिल हैं। लेकिन ये इत्तेफाक ऐसा है कि स्क्वाड ऐसा बना, लेकिन हमारा बकर का बच्चा भी है। तो मकसद ये है बात करने का कि हमारा मकसद ये था कि जो स्ट्रीट कनेक्टेड बच्चे थे, जो गली कुचों में खेलते थे, हमने उनको कनेक्ट करना है उन तमाम मैदानों के साथ, ताकि उनकी 3 चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। बुनियादी तौर पर राइट टू आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त का हक, राइट टू प्ले, उनका खेलने का हक हर बच्चे का बुनियादी हक है, एंड राइट टू एजुकेट, तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। ये प्रोजेक्ट जो है बुनियादी तौर पर इन्हीं असूल के तहत है। अभी रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान ने तालीमी एमरजेंसी नाफज की, 2 करोड़ 82 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। उन 2 करोड़ 82 लाख में हम कहते हैं कि यूनिसेफ की दादोशुमार के मुताबिक 23 लाख बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन कहलाते हैं। वो बच्चे जो 10 से 12 घंटे अपने वालिदैन की सुपरविजन के बगैर गली कूचों में वक्त गुजारते हैं। कोई किसी दुकान का छोटा है, कोई किसी घर का बड़ा है, कोई किसी भट्टे पे काम करता है। इन कम्युनिटीज़ के बच्चों को, इन डिप्राइव्ड कम्युनिटी के बच्चों को हम उनकी स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की एक्टिविटी के तहत उनको इकट्ठा करते हैं, उनके खेल का जायज़ा लेते हैं, उनकी सिलेक्शन करते हैं और उनके इलाकों में जाकर करते हैं। ये नहीं करते कि इनके पास तो इतने वसाइल नहीं हो सकते, हमारे बच्चे हैं, हमारे कौम के बच्चे, और ये एहसास दिलाते हैं कि कौम के बड़े, कौम के बच्चों की सरपरस्ती कर रहे हैं। और ये हर साल कौमी स्तर पर और इलाकाई स्तर पर हम मुख्तलिफ मुकाबला जात करवाते हैं। 2014 से आप लोग स्टार्ट 14 से सफ़र का आगाज़ हुआ, जब लियारी के बच्चों ने धूम मचा दी। पाकिस्तान में पहली मरतबा स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप में हमने शिरकत की। 3 आलमी वर्ल्ड कप में हम जा चुके हैं, जिसमें कतर और रशिया का वर्ल्ड कप भी शामिल है। जहाँ वर्ल्ड कप होगा उससे पहले स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मुस्लिम हैंड्स का ये प्रोजेक्ट मैदान आपको नज़र आएगा। तो मकसद सिर्फ हमारा बुनियादी तौर पर यह था कि हम उन बच्चों को जो पढ़ नहीं सके, जो कहीं इंगेज नहीं हो सके, और जुम्मे के जुम्मे जो प्रैक्टिस करते हैं अपने गांव देहातों में, गली मोहल्लों में सीखते हैं, उनको हमने इकट्ठा करना है और उनको कौमी स्तर पर भी लेकर आना है, मुकामी स्तर पर भी लेकर आना है और आलमी स्तर पर इसलिए लेकर आना है ताकि उनको पज़िराई मिले। आप और हम मिलकर उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ काम कर सकें। बिल्कुल सही। जो आप कौमी सतह की बात कर रहे हैं, तो नेशनल टीम में भी उबैद जो है वो शामिल है, वहाँ पर भी खेल रहे हैं। ज़ाहिर अभी नॉर्वे कप के लिए भी है, और इससे पहले भी आप जो है वो एक कप खेल चुके हैं इसी प्रोजेक्ट के थ्रू, राइट?
किस तरह से अप्रोच आपको किया था, आपकी कहानी क्या? मैं चाहूंगी कि जो हम सक्सेस स्टोरी की बात करें ना, वो उबैद अपनी जुबानी खुद सुनाए। भक्कर से नॉर्वे का सफर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मौका दिए यहाँ बोलने का। मेरा आगाज़ 2021 से जो वर्ल्ड कप था, मैंने ट्रायल दिए थे। हमारे सर जो थे, सर रशीद साहब, वो आए थे सरगोदा में ट्रायल दें, तो मैंने ट्रायल दिया, वहाँ से मैं एक ही सेलेक्ट हुआ। फिर मैंने यानी कि 8 महीने का कैंप था, वो हमने शुरू किया मीरपुर में, वो दे रहा था। तो मेरा जो नाम था वो 15 लड़कों में आ गया था, जाने 10 था लेकिन मेरा 15 में आ गया। अच्छा। फिर मैं वहाँ कतर नहीं गया था, मैं वहाँ रह गया था, यानी कि मुझ में इतनी टैलेंट नहीं थी। फिर मैं मुसलमान के साथ ही रहा। फिर 2023 में नॉर्वे कप आया था, फिर मैं उसमें यानी कि सेलेक्ट फाइनल में भी पहुंचे थे। जी, उसमें सेलेक्ट हो गया और फाइनल भी खेला है। बस बदकिस्मती से प्लेंटी किक पे हार गए थे हम पिछले हम साल। 3 बार पहुंच चुके हैं वैसे फाइनल में। ये क्या चक्कर है कि फाइनल में पहुंच तो जाते हैं, फिर उसके बाद गड़बड़ी है। इस बार एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है I guess। इस बार कितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, कितनी अच्छी तैयारी है? इंशाल्लाह इस बार भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार जीत के आए। और जब मैं पिछले साल नॉर्वे कप से आया 2023, मैं घर नहीं गया था, मैं फ़ौरन यानी कि अंडर 16 जो उधर कैंप जारी था एबटाबाद में, मैं सीधा वहाँ चला गया था। तो फिर मुझे अंडर 16 का कैप्टन भी बना दिया गया और हम गए थे भूटान सिर्फ अंडर 16 कैंप खेलने के लिए। सही। तो वहाँ हम सेमीफाइनल हारे थे बांग्लादेश से। फिर इंशाल्लाह अभी भी जा रहे हैं नॉर्वे तो अब जीत के आना है इंशाल्लाह। तैयारी कैसी है? उसामा जो है आपका ताल्लुक डांग से है, राइट? कैसी तैयारी है और कितनी प्रैक्टिस हुई है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह प्रैक्टिस बहुत हुई है और सर ने बहुत मेहनत की हमारे साथ, तो लगता है इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। और आप किस तरह खेलते हैं? फॉरवर्ड किस तरह आपका रोल क्या होता है इसमें? आपकी मेरा स्ट्रेंथ क्या है में? लेफ्ट बैक। अच्छा, और इस बार भी तैयारी मुकम्मल है? आप इंशाल्लाह। पहले कभी किसी इंटरनेशनल इवेंट में गए हैं? नहीं, ये पहली बार जा रहे हैं नॉर्वे। कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं नॉर्वे जाने यार? बहुत खुश हूँ। घूमने फिरने भी का प्लान भी है वहाँ पे? इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। अच्छा ईसा, बन्नू से अब जा रहे हैं आप नॉर्वे, पहला सफर होगा ये, कितनी खुशी है, तैयारी कितनी है? अच्छा, फुटबॉल से बहुत ज्यादा प्यार है आपको? बहुत ज़्यादा है, कितना अच्छा खेलते हैं? बहुत अच्छा ही। बहुत अच्छा खेलते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है फुटबॉल में? ताकत तो बस खेल लेते हैं। खेल लेते ताकत हैं। तो वो ऐसे बता ये बॉक्सिंग रिंग नहीं है भाई, फुटबॉल है, तो टेक्निक ज़्यादा इसमें बहुत चलेगी। हाँ। फेवरेट प्लेयर कौन है वैसे आपका फुटबॉल में? मेरा फेवरेट प्लेयर नेमार जूनियर है। इमारत, जबरदस्त जी। लेट्स सी आप कितनी अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं। माइक आगे पास कर दीजिएगा। हमजा है हमारे साथ। हमजा है मालाकंड मलाकंड से। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो बहुत अच्छी जा रही है हमारी। जो माइक ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। जी रशीद जी। साहब वो हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, तो कितनी मेहनत कितनी की है इसके लिए ओवरऑल? क्योंकि ट्रेनिंग भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स हुई। कॉम्प्लेक्स में जो आपकी ट्रेनिंग हुई है वो भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है। तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ कौन सी सामने आई है जो कि हाँ नॉर्वे कप में जीत के आऊँगा अपनी स्ट्रेंथ के साथ? इंशाअल्लाह ताला नॉर्वे कप हम जीत के आएंगे, पाकिस्तान की नाम भी रोशन कर लेंगे और मुस्लिम हैंड की भी। अच्छा, वैसे हमारा- घर वाले क्या कहते हैं जब आप जा रहे हैं नॉर्वे, तो घर वाले खुश होते होंगे, अच्छा हमारा बेटा अब जा रहा है? बहुत खुश है घर वाले। या कोई ऐसा भी है जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं? नहीं, वो नहीं कह रहे, बहुत खुश है, अच्छा। मौका मिल गया। ऐसी ख्वाहिश थी वैसे कि फुटबॉल में इतने ऊपर जाएं, किसी ऐसे इवेंट में, किसी और मुल्क में, ऐसी ख्वाहिश थी? ख्वाहिश तो बहुत थी हमारे, ये ख्वाहिश थी कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाऊंगा। अच्छा, बस बन गए ना, सफर का आगाज हो गया, बन जाएंगे मेरे इंशाल्लाह। मोहल्ले में भी सही धूम होती होगी। का? सही है। आज नॉर्वे से वापस आएंगे और जी लोग इर्द गिर्द जमा होंगे, वो तस्वीरें बना रहे होंगे। एक्साइटेड हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब हो के आना है। मोहम्मद खान है हमारे साथ जी, नॉर्थ वजीरिस्तान। माइक दे दीजिएगा। अच्छा, माइक लगा हुआ है आपको? लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। अच्छा, माइक लगा। आपका ताल्लुक है जी मिरान शाह से। यस सर। ये पहला इवेंट है जिसमें आप बाहर जा रहे हैं? नहीं, मेरा सेकंड इवेंट है। पहले कहाँ गए थे? मैं पाकिस्तान अंडर 16 टीम मैंने खेला है, भूटान गए थे। अच्छा अच्छा, अब कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत ज़्यादा है। सी, बाकी सब में कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है? इसमें हाँ, सबसे अच्छा कौन खेलता है? इसमें ज़्यादा जो है ना, ये तो डिफेंडर है, ये भी अच्छा खेलता है। बैड डिफेंडर है। और ईसा फॉरवर्ड ये भी है।
अच्छा खेल अच्छा, रहा है। ये बाकी दो की गलतियां क्या है बाकी दो की गलतियां बताएं मुझे, ये कहाँ गलतियां गलती नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा दिमागी जरा दिमागी कंप्लीट करें सेंटेंस। हाँ बिल्कुल, इनका दिमाग थोड़ा अच्छा है ना फुटबॉल में। काफी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फुटबॉल से हट के मुझे रूटीन बताएं, पढ़ रहे हैं आप? हाँ पढ़ते हैं किस क्लास में? 8 पे। अच्छा, वैसे क्या रूटीन होती है? फुटबॉल कितना वक्त मिलता है फुटबॉल खेलने का? फुटबॉल का हम बस सिर्फ 3 बजे से लेकर शाम बस अपने इलाके में। अच्छा, रोज़ा। और लगता था कभी कि सिलेक्ट हो जाऊंगा किसी ऐसी टीम में और जाऊंगा? हाँ, हमने बहुत मेहनत अपने इलाके में भी किया है। हमारा सीनियर है, हमारा कोच है, इसने भी बहुत मेहनत किया है। इसका हमने इसका अदब और एहतराम भी किया, इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए। वैसे देखें, बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन मौका किसी किसी को मिलता है। ये तो अल्लाह का, माँ बाप का दुआ है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल सही है। हमने मेहनत भी की है। हाँ। जो मेहनत आगे भी करनी है। वही बात कि आपकी इंशाल्लाह जो डेडिकेशन भी मेहनत बहुत करते हैं वो अल्लाह इनको सिला देता है जरूर। बिल्कुल। बेशक ऐसे। जबरदस्त, ऑल द बेस्ट टू द टीम। आप लोग कल जा रहे हैं और इस इवेंट में इंशाल्लाह हमारी इस बार ज़्यादा दुआएं हैं कि जीत कर आएँ, जो कि पहले हम ठीक है आप खेलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक अच्छा खेल होता है, आप इंजॉय करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, हमारे परचम को, और फाइनल में पहुंचना वो भी एक इट सेल्फ एक सक्सेस है। बल्कि सक्सेस तो पहले स्टेप से ही शुरू हो जाती है जब आप एक इवेंट में पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर हमारी दुआ तो है जी आप फाइनल जीत कर आए। तो ऑल द बेस्ट टू द टीम जी। रेहान साहब बहुत शुक्रिया, आप तमाम प्लेयर्स का शुक्रिया साथ मौजूद थे। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। नाज़रीन, में एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुबह के में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जिस तरह से हम देख रहे होते हैं गर्मी में बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो ऐसे में गुर्दे की पथरी ये भी एक बहुत अहम इशू है। अब जाहिर है अब बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं कि जी आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, फिर लोग कह रहे होते हैं नहीं जी बहुत ज़्यादा पानी ना पिए क्योंकि आपके गुर्दे में पथरी है। और उसके बाद ये कि किस किस्म का इलाज करवाया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन सी सहूलियात मौजूद है, क्योंकि अब लेज़र की बात होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में हो रहा है या नहीं हो रहा, और स्पेशली इसकी वजूहात क्या है, आपके गुर्दे में पथरी क्यों बनती है, क्या वो आपका फूड इनटेक होता है, क्या हमारा जो नाकिस पानी होता है उसकी वजह से होता है, या ओवरऑल जो हमारा लाइफस्टाइल है क्या उससे हमारे गुर्दों में पथरी बनती है। तो आज इस पूरे इशू पे हम बात करेंगे, कॉजेज, डायग्नोसिस और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के हवाले से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, आप इस मसले से दो चार हैं या आप चाहते हैं कि कोई रहनुमाई आपकी हो सके तो हमें कॉल ज़रूर करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खालिद अकबर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब मेन सबसे पहले कॉजेज से ही स्टार्ट करना चाहेंगे। वजूहात आप क्या देख रहे हैं आजकल, रुझान क्यों बढ़ गया है, क्यों गुर्दे में पथरी पाकिस्तान में? जी इसमें से कोई 5-10% केसेस वो हैं जो कि अंडरलाइंग बीमारी की वजह से हैं। जैसे किसी का कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा है, हाइपर कैल्सीमिया, कोई किसी को यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, उसकी और भी बीमारियां हैं लेकिन यूरिक एसिड भी है, इन्फेक्शंस हैं, चीज़ें हैं। उन लोगों को पैदाइश से बायलैटरल मल्टीपल स्टोन्स बनते हैं। लेकिन जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी स्टोन्स की है, एक तो इजिप्ट से पाकिस्तान तक इस एरिया को स्टोन बेल्ट कहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं। दूसरा गर्मी में, रमज़ान में, गर्मी में हमारे पेशेंट डबल हो जाते हैं, रमज़ान में 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब डिहाइड्रेशन का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। आपकी जो बदन में जितना कुछ भी जाता है और आप एब्जॉर्ब करते हैं, तो लिवर उसका कारखाना है जिसमें सब चीज़ें बनती हैं। तो फिर जो लिवर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो आपका एक ही ज़रिया है, किडनी के ज़रिए उसको निकालना। सही। उस तमाम लोड को आप वेस्ट प्रोडक्ट्स को आप 1 कप पानी में भी निकाल सकते हैं और 4 लीटर में भी निकाल सकते हैं। जितना पानी कम होगा वही चीज़ें जो गुर्दे ने निकालनी है वो कोअलीस करके, कंसंट्रेट करके कैल्शियम फॉस्फेट ऑक्सलेट स्टोन्स बनाते हैं। तो हाइड्रेशन का तो इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। पानी अगर साफ़ ना हो उसका गहरा ताल्लुक है। लाइफस्टाइल और फूड का भी है। लेकिन जनरली हाइड्रेशन इज़ समथिंग कि वो तो बंदा बहुत आसानी से पूरा कर सकता है। स्पेशली गर्मी में आप सिर्फ फूड नॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपकी। आप स्वेट जो सऊदी अरब में आप 2 लीटर स्वेट ज़ाया करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा आपको पीना होगा, सांस के ज़रिए, स्किन के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए। तो आपकी जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो जितना आपका नॉर्मल फूड होगा और नॉर्मल हेल्थ होगी आपकी और लाइफस्टाइल अच्छा होगा,
शुगर और ब्लड प्रेशर और दूसरी डिजीजेज नहीं होंगी, ये बेहतर रहेगा। तो ये बेहतर ठीक है, रहेगा। बुनियादी बात तो होगी कि हाइड्रेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बता दिया। चूंकि आपने कैल्शियम की बात भी की, क्या ये भी होता है कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल्स कम नहीं हैं लेकिन आप वो जो कैल्शियम की टैबलेट्स या पानी में डालकर पी रहे हैं, कैल्शियम इंटेक बढ़ा रहे हैं, हालांकि आपको कमी नहीं है, क्या उससे भी हो जाता है? देखें, ये अभी तक हम कहते हैं ना कि हम 2000 साल पहले जाके यूनानी तिब आजमाना चाहते हैं, तो यूनान वालों के बच्चे तो यूरोप में बैठे हैं, वो कहाँ पहुँच गए हैं, हम 2000 साल पीछे जा रहे हैं। 200 साल पहले तक तो आपका ब्लड टेस्ट नहीं था, अभी ब्लड टेस्ट करें, उससे सारा आपका पता चल जाएगा आपका कैल्शियम यूरिक एसिड चीज़ें कैसी हैं। तो आप खाएं जितना भी, तो अगर आपके लेवल्स ठीक हैं तो गैर ज़रूरी कैल्शियम और चीज़ें आप क्यों लें? ठीक है, कोई भी चीज़ सही। अच्छा, ऐसे में थोड़ी सी हम बात करेंगे जो मिथ्स अटैच हो चुकी हैं इस गुर्दे की पत्थरी के साथ। अच्छा जी, गुर्दे की पत्थरी हो गई है, अच्छा वो होम्योपैथिक की ये दवा खा लो तो वो पत्थरी खुद ब खुद निकल जाएगी, अच्छा ये कर लो टोटका तो पत्थरी निकल जाएगी या टूट जाएगी। एक बुनियादी बात है जी, एक दफ़ा स्टोन बन गया ना, अब आप उसको कुछ रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, हाँ, आइंदा स्टोन बनने से आप रोक सकते हैं। अगर किसी का कैल्शियम यूरिक एसिड हाई हो, वो तो एक स्मॉल परसेंटेज है, उसको ठीक कर लें। उसके बाद फ्लूइड इनटेक और चीज़ें और यूरिन की एसिडिटी दूर करने के लिए अल्कलिनाइजेशन और वो सारा कुछ करें। एक दफ़ा एक स्टोन बन गया, अब स्टोन से तकलीफ नहीं होती। अगर उस स्टोन ने कहीं रुकावट कर दी, गुर्दे से गिर के एक स्मॉल ट्यूब है जो इस साइज के, उसमें फंस गया, अब वो बहुत छोटा भी हो, उसने जो ऑब्स्ट्रक्शन की वो बिल्कुल सारे नुकसानात उसकी वजह से। स्टोन की प्रेजेंस एक चीज़ है, उसने ऑब्स्ट्रक्शन किया या नहीं दूसरी चीज़ है। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद उस चीज़ में इन्फेक्शन हुई है या नहीं, वो इन्फेक्शन सेप्सिस की हालत में पूरे बदन में फैल गई है कि नहीं, और किडनी मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो गई कि नहीं। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू अ स्टोन काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। एक दफ़ा स्टोन बन गया, आपको इसको किसी तरह तोड़ना है, उसके पीछे जाना है, निकालना है। और मैं तो आधा वक्त यूके में करता हूँ। अब आप उस स्टोन को बाहर से लिथोट्रिप्सी अल्ट्रासाउंड वेव से भी तोड़ सकते हैं, अंदर जाके रेट्रोग्रेड उसको लेज़र से भी तोड़ सकते हैं, बाहर से जाके एक छोटी सी सुराख से जिसको PCNL कहते हैं उससे भी तोड़ सकते हैं। तो हर स्टोन ऑलमोस्ट 99.9% स्टोन्स का आप सिंपल इंटरनल सर्जरी से इलाज कर सकते हैं, अगर वक्त पे आपने प्रेजेंट किया, इससे पहले कि वो नुकसान करे। अच्छा, लोग वैसे सर्जरी जो है उससे लोग भाग भी रहे होते हैं, नहीं ठीक है जी हम कुछ खाने शाने या पानी शानी पीना शुरू कर देंगे तो जाहिर है उससे लोग कह रहे होते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अगर हम एक स्टोन को देख लें जिसका साइज इतना हो कि वो यूरेटर में से गुजर सके और उसने कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की हो, तो कुछ मेडिसिन है, फ्लूइड है, एक्सरसाइजेज हैं, अगर वो निकल सकता है तो निकल सकता है। अगर यूरेटर का साइज 6 मिलीमीटर का है और आपका स्टोन 8 मिलीमीटर का है, वो कैसे उससे गुजरेगा? पॉसिबल नहीं है। दूसरे नैरो पॉइंट्स हैं यूरेटर में, और किसी नैरो पॉइंट में चला गया तो फिर फंस जाएगा वो, और फिर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। जैसे आप कोई एक अंगूठा किसी के सांस की नाली पे रख दें तो वो किडनी का सांस बंद हो गया ना। केस उससे आपने निकलवाना ही निकलवाना है। आपने तरीके भी बता दें कि वो लेजर भी है, वो बहुत से और तरीके हैं जिससे वो निकाला जा सकता है। एक कॉलर है सर, अरशद साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाहूँगा सर जी कि वो खीरा ज्यादा खाने से क्या पथरी हो जाती है, ये बताइएगा। अच्छा सर, ये इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें सवालात होंगे, जिस तरह खीरे की इन्होंने बात की, खीरा ज़्यादा खाने से, टमाटर की बात की जाती है, छालिया की बात की जा रही होती है, सुपारियों की बात की जा रही होती है। खूबसूरत सा बल है, उसकी शक्ल जरा ज़हन में लाएं, क्यूट सा होता है। खीरा कितना अच्छा अल्लाह ने, देखें जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और चीज़ें अल्लाह ने किसी ख़ास मौसम के लिए बनाई हैं ना, उसका कोई मकसद है। मैं इंग्लैंड में होता हूँ, इंग्लैंड में 2 मौसम हैं, हमें अल्लाह ने 4 मौसम दिए हैं। अगर आप हर मौसम के ताज़ा फल और सब्जियाँ और चीज़ें खाएं ना, तो वो अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाई है। किसी भी एक चीज़ से स्टोन नहीं होता। वो क्लैरिटी आ गई। एक और कॉलर है, अमजद अली हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अमजद साहब क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं पूछना डॉक्टर साहब से ये चाहता हूँ कि मैंने ऑपरेशन करवाया है 1 साल पहले, तो वो यही रेजर का ऑपरेशन करवाया था पथरी का। उसके बाद मेरी वो
फिर वेन तंग हो गई है और वो वेन तंग होने की वजह से अभी मैंने दोबारा ऑपरेशन करवाया है। कौन सी वेन? दुबई में काम करता हूँ तो मैंने वापस जाना था। अभी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करने के बाद अभी मुझे 20 दिन हो गए। उन्होंने मुझे एक नाली दी है, वो उन्होंने मुझे कहा है कि 2 मंथ के लिए वो नाली आपने यूज़ करनी है, तकरीबन 1 फीट की नाली है। तो वो डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैंने तो काम पे जाना है तो उधर तो मैं नाली नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो उसका कोई हल है, कोई बता सकते हैं? लगता तो ऐसे है कि जो आपकी सर्जरी हुई है ना, तो जो पेशाब की नाली है आपकी, वो ऊपर यूरेटर वाली नाली नहीं, उसमें कोई इंजरी के बाद अगर स्कार टिश्यू बन जाता है ना और स्ट्रक्चर बन जाता है, तो अगर वो बिल्कुल सरसरी जगह पे हो तो वो आपको कहते हैं कि इसको सेल्फ डायलेट करें। अगर नहीं करेंगे तो वो और बंद हो जाएगी। तो ये तो इतना से एक सिंपल सा आसान सा प्रोसीजर है, जब तक मुझे तफसील मालूम ना हो। लेकिन कहीं भी कोई ज़ख़म आपको लग जाए और वो हील हो जाए तो वो स्ट्रक्चर बनाता है, वूंड छोटा हो जाता है, आप खुश होते हैं। अगर नाली में वो ज़ख़म हो तो नाली थोड़ी सी बंद हो जाती है। अच्छा। इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर वो एक्सेसिबल हो तो हम लोगों से कहते हैं आप इसको खुद ही हफ्ते में 1 दफ़ा डायलेट करें ताकि ये हीलिंग करते करते बंद ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में तो अगर उन्होंने आपको एडवाइस किया है तो इस सिंपल प्रोसीजर, आप 2-4 दिन बाद हफ्ते में 1 दफ़ा नहाने के बाद थोड़ी सी जेली डाल के उसको एक थोड़ा डायलेट करें ताकि बंद ना हो। तो वो तो ठीक हो गया। कोई कॉलर है हमारे साथ। कॉल ड्रॉप हो गई है। ड्रॉप हो गई है अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने वाली चीज़ पे दोबारा आना चाहूँगी मैं, क्यों कहते हैं कि जिन लोगों को गुर्दे में पथरी है वो चावल ना खाएं, वो आलू ना खाएं, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी मिथ्स, आई डोंट नो, अब आप इसको एड्रेस कर सकते हैं कि कोई पाबंदी होती है खाने पीने की? नहीं, ये उस ज़माने की बात है ना जब अंदाजे लगाए जाते थे कि स्टोन आपका कैल्शियम ऑक्सलेट और फास्फेट और चीज़ों से बना है, तो जिन चीज़ों में ऑक्सलेट और फास्फेट और आई फील सॉरी फॉर ऑल आवर हकीम्स जिनको बगैर किसी एविडेंस के ये सारा कुछ करना पड़ता था। अब तो आपके एक ब्लड लेवल से और यूरिन 24 आवर कलेक्शन से सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि आपकी ब्लड में ये ब्लड ही किडनी से छान के जाता है ना, तो अगर वो लेवल हो जाता है। मुझसे कोई पूछता है मैं क्या परहेज करूं, मैं कहता हूं कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें खाएं और इंसान की बनाए हुए पकोड़े, समोसे और पराठे और चीज़ें ना खाएं, और बैलेंस है। अच्छे मकदार समोसे से पथरी हो जाती है जी? पकोड़े समोसे से नहीं, मैदा तो ख़राब हो जाता है ना। ठीक है। अच्छा तो सारी अगर आप एक बैलेंस रखेंगे ना। अच्छा, और आपके बदन में सिर्फ गुर्दा और पथरी तो नहीं है ना, आपका पूरा बदन भी है। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाना चाहिए डॉक्टर साहब, अच्छा खाना खाना चाहिए, जिंदा भी तो रहना है ना, और अच्छी जिंदगी गुजारना। कॉलर है हमारे साथ जी, मोहम्मद बिलाल है शारजा से। अस्सलाम वालेकुम जी बिलाल, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं एंजियोग्राफी के लिए हॉस्पिटल में गया था यहाँ शारजा में, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह सारे किए, तो उन्होंने कहा जी आपकी जो किडनी है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। जब किडनी परफेक्ट हो जाएगी उसके बाद फिर हम एंजियोग्राफी करेंगे। तो इसे जी आप कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपकी एक सेफ्टी लेवल होता है। तो अगर आपकी किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है तो आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को देख लें, अपने किडनी के टेस्ट करवाएं। किडनी को यूजुअली ब्लड प्रेशर और शुगर और दूसरी बीमारियां ख़राब करते हैं। तो अगर आपका रीनल फंक्शन ठीक नहीं है ना, तो सिर्फ इस एंजियोग्राफी की वजह से नहीं, वैसे भी उसके टेस्ट कराएं कि आपकी किडनी फंक्शंस क्यों ख़राब है। बिल्कुल ठीक है। और साहब, क्या ये भी होता है कि किडनी में अगर स्टोन है तो दर्द ही होगी, या कि ऐसा भी कि दर्द ना हो? ज़रूरी नहीं है। इसको हम कहते हैं कि किडनी में अगर कोई स्टोन बड़े से बड़ा भी हो ना, एक डल एक होगा, पेन स्टोन की वजह से नहीं होता। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन करे तो यूरेटर में एक वेव आती है, आगे रुकावट है, तो इसीलिए वो पेन आपकी किडनी से मसाने तक जाता है। इसको हम यूरेटेरिक कॉलिक कहते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन के साइन है। बहुत बड़ा स्टोन भी नहीं करता। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके यूरेटर में स्टोन है और कुछ शदीद पेन हो रहा है, कुछ दिनों बाद वो पेन ख़त्म हो गया, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब आपकी किडनी ने कोशिश करनी छोड़ दी है। अब आपको कोशिश कर लें, और अब वो 2-4 दिन है कि अगर आपने कुछ किया नहीं,
तो वो टेम्परेरी फेलियर ऑफ द किडनी चेंज हो जाएगा परमानेंट। तो इसके इस पेन को नजरअंदाज ना पेन सिर्फ एक साइन है, हाँ, वो डिजीज नहीं एक और चीज़ क्या अर्ली सिम्टम्स की है जो हम बात कर रहे होते हैं, उसमें आपके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं? जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि आंखों के नीचे आई बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं, टखने सूजना शुरू हो जाते हैं, या ये खुद से अपनी बनाई ये जो इसमें गलतफहमी है, सोने के बाद किसी लोगों का हो जाता है टखने में अगर पानी जमा हो रहा है तो दिल कमजोर है, आगे पुश नहीं कर सकता। ठीक है, ये उस जमाने की बातें हैं कि अगर ब्लड टेस्ट नहीं थे तो किडनी किसी का फेल हो जाए तो आखिरी स्टेज मरने से पहले उसका सारा बदन सूज जाता था। अब वो चीजें सैकड़ों साल पुरानी रह गई। एक ब्लड टेस्ट से आपका सारा किडनी फंक्शन। अच्छा, ब्लड टेस्ट पे जो आपका फोकस है, क्या यूरिन के कलर से भी थोड़ा सा अंदाजा होता है कि गड़बड़ है? बिल्कुल जी, वो गड़बड़ ये है कि आपके पास आप गलत कुछ कर रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे। यूरिन आपका येलो हो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपके बदन में पानी कम है, किडनी को जो पानी चाहिए वो आप नहीं देते, तो वो सारा पानी बदन, तो यू आर बिलो अनहाइड्रेशन। दैट्स द ओनली साइन, अनलेस कि उसमें ब्लड हो या किसी को जॉन्डिस हो और वो जर्द आ रहा हो, वरना तो ये डिहाइड्रेशन की निशानी है कि जी आप पानी पी लें, बदन आपसे पानी मांग रहा है। पानी जैसे मिनरल वाटर है, पानी फिल्टर का है, पानी उबाल के पीना है, क्या पानी भी किसी खास इलाके का ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से स्टोन हो जाए कि आपने उसको सही तरह से फिल्टर या उबाला नहीं है? अगर गंदा पानी हो और जो चीज़ें आपके बदन में जा रही हैं उसको निकालना अपनी किडनी ने है, और नहीं निकाल पा रहे तो स्टोन बन जाएगा। लेकिन गंदे पानी से आपको मैदे और बड़ी बीमारियां बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं ना, तो वैसी भी जो चीज़ में जाए, पानी के अलावा भी जो फूड आप बदन में डाल रहे हैं वो साफ सुथरा और ताज़ा और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, बहुत जरूरी है। उससे आपकी किडनी क्या आपकी बॉडी के पूरे फंक्शंस और खुश भी रहें, आप खुश भी रहेंगे जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप बात करेंगे बलूचिस्तान की, उसकी सकाफत की और उसकी सकाफत को किस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं, उस सकाफत को प्रमोट करने वाले किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर हम देख रहे होते हैं बलूची मसनूआत होती हैं और हमारा दिल कर होता है अच्छा जी हम फ़ौरन से ले लें। अच्छा, वो वहाँ से यहाँ तक आती कैसे है? और स्पेशली जब हम आर्ट की बात कर रहे होते हैं, टैलेंट की बात कर रहे होते हैं, वो जो टैलेंट है आर्ट वहाँ की ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। Absolutely. हम बात करें इमरान खान हाड़ा की, जो कि जिनका ताल्लुक है बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान में वो किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। ख़वातीन घर में जो भी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, जो भी मसनूआत बनाती हैं, उनको मार्केट में लेकर आते हैं, और जाहिर है जब वो चीज़ें बिकती हैं तो उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो उसके पैसे होते हैं, जो इनकम होती है, वो उन ख़वातीन तक पहुंचाते हैं। सो ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है जो कि इमरान ने सेट की है। एब्सोल्युटली। इमरान खान साथ मौजूद हैं। इमरान खान बहुत शुक्रिया साथ मौजूद हैं। सरा, इस प्लेटफॉर्म से मुतालिक बताइएगा कि जो आपने इनिशिएट किया कि अच्छा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो बलूची सकाफत है उसको प्रमोट तो कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, लेकिन जो ख़वातीन इससे मुंसलिक हैं, दस्तकारी से मुंसलिक हैं, उनको ज़रा इससे मुआवजा भी मिलता है। थोड़ा सा इस पूरे प्रोजेक्ट से मुतालिक बताइएगा कि आप कैसे करते हैं ये काम। अच्छा, हम जो है बलूची जो क्राफ्ट हमारे गांव में बनता है, हम जस्ट उस पे फोकस कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। वो भी लेदर और रेक्जीन की जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसको हम सेल आउट करते हैं ऑनलाइन, और इसके लिए हम सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। तो ये स्टार्ट हुआ था बैक इन 2016 मैंने किया था। अच्छा। मेरे अपने इलाके का एक मसला था कि ये जो क्राफ्ट है इतना खूबसूरत, ये उन दुकानों पे जो वहाँ पे 2-3 छोटी छोटी शॉप्स हैं पड़े उनके कलर्स फेड हो जाते थे, उनकी इस तरह से सेल नहीं थी, और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो कि घरों में बैठ के इसको बनाती थी, उनकी इनकम के भी बहुत सारे मसले थे। मार्केट में ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जो उनसे प्रोडक्ट खरीद के उनको सही पूरा मुआवजा भी नहीं देती थी, और मसला ये होता था कि डिमांड एंड सप्लाई के भी मसले थे। तो मैंने जब इसमें कदम रखा, मैंने जब इसको बेचना शुरू किया तो मैंने बहुत सारे मसले भी फेस किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि बलूची ट्रेडिशनल शॉप के नाम से मैंने बनाया है, वो इंटरनेशनल लेवल की पजीराई हासिल कर चुका है। माशाल्लाह से वज़ीर आज़म साहब ने भी मेरे बारे में ट्वीट की थी, उन्होंने मुझे पाकिस्तान का असासा लिखा था, और साथ साथ इलाके का मसला हल हुआ है, लोगों के लिए इनकम जनरेट हुई है, हमारी यूथ को भी
इससे मोटिवेशन मिलती है कि हम जो है घर बैठकर भी पैसे कमा सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो क्राफ्ट है, उसको बेचकर भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, खवातीन को किस तरह से आपने कायल किया कि वो इस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि घर में बनाना और वहीं पर पहनना, वो सारी चीज़ें तो ज़ाहिर आपने अपने गाँव का बताया, वो तो आर्ट है वहाँ का, उसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा होता है, यूज़ भी किया जा रहा था रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। उनका माइंडसेट कैसे आपने चेंज किया कि नहीं, आप घर बैठे बिजनेस कर सकिए, जो आप बना रही हैं इसकी इनकम आपको मिल सकती है? बहुत देखें, वो क्या कहते हैं, एक शेर भी है ना कि जो नया आदमी जो होता है उससे पुराना आदमी डरता है, इस तरह का कोई शेर है। तो मैंने जब स्टार्ट किया एंड स्टार्टेड सेलिंग ना, तो एक कम्युनिटी के एक बंदे ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, इतने सारे क्राफ्ट की चीज़ों को ज़मीन में दफन कर रहे हो, फ्री में बांट रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, मतलब किधर इनको लेकर जा रहे हो, ऐसी क्या जगह है, ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है आपका जो आप इनको किस तरह से इसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो मैंने बहुत उनके साथ मीटिंग्स करके उनको एक्सप्लेन किया। मुझे एक बहुत बड़ा अरसा लगा उन लोगों को ये बताने में कि एक वर्चुअल वर्ल्ड होती है, एक सोशल मीडिया की भी जिंदगी होती है, जिसमें हमारी तरह के लोग बैठे होते हैं और वो शॉपिंग करना चाहते हैं, वो मतलब डिफरेंट सूबों के क्राफ्ट को खरीदने के में इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस बहुत आए। चैलेंजेस ना सिर्फ ये थे कि उनको एजुकेट करना, चैलेंजेस ये भी थे कि अपने कस्टमर को एजुकेट करना कि हम फ्रॉड नहीं है। मतलब ये भी रुझान देखा गया है पाकिस्तान में कि जो चीज़ नज़र आती है इंटरनेट पे वो चीज़ भेजी नहीं जाती। तो इस तरह के इश्यूज बहुत सारे मैंने फेस किए। अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव्ड अ लॉट। अभी मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक बहुत अच्छा ऑनलाइन स्टोर है जो कि बहुत अच्छी आई थिंक एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है उन तमाम खवातीन के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए जो कि घर से बाहर निकल के काम नहीं कर पा रहे होते लेकिन उनके पास हुनर है। सो अब इंटरनेट की सहूलत जो है वो हर जगह मौजूद होती है। सो जाहिर सी बात है आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में आप जो भी क्राफ्ट बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसको आप ईजिली इंटरनेट पर अपना पेज बनाकर, खवातीन अपना पेज बना सकती हैं और वहाँ पर डायरेक्टली जो है वो उन मसनूआत को बेच सकती हैं। सो ये वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इमरान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।